प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, उसकी करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस वो डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ये वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्या होता है? इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, then the vector product or cross product of two vectors is defined as। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उसको इस नोटेशन से डिनोट करते हैं। वो किस तरह डिफाइन है? वो उसका आंसर आपके पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद हो कि डॉट प्रोडक्ट जो है किस तरह डिफाइन था, तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का इस तरह डिफाइन था कि जिन भी दो वेक्टर्स का आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लिखना है उसका आंसर आपके पास किसकी इक्वल आएगा? पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कॉज ऑफ थीटा। और यहाँ पे थीटा ये जो एंगल आ रहा है, ये एंगल ये जिन दो वेक्टर्स का आप लोगों ने डॉट पर डिस्कस करना होता था उन वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता था। ठीक है, तो सेम केस जो है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के केस में भी होगा। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है किस तरह डिफाइन करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा साथ में मल्टीप्लाई होता है इनके मैग्नीट्यूड के साथ, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? यहाँ पे साइन ऑफ थीटा जो है मल्टीप्लाई होगा इनकी मैग्नीट्यूड्स के साथ, और उसके साथ साथ एन यूनिट वेक्टर जो है ये भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये एन यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर है? जो दो वेक्टर्स जिन दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप कह लें कि आप ये आपके पास जो है एक वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है। जिन दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये दो वेक्टर जिस भी प्लेन में लाई कर रहे हैं, दो वेक्टर्स हमेशा मिलकर कोई ना कोई प्लेन बनाते हैं। ये दो वेक्टर्स जिस भी प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वन लेंथ का वेक्टर होगा उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे? वो एन यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे जो एन यूनिट वेक्टर है कौन सा वेक्टर है? ये वन लेंथ का वेक्टर है। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ये दो वेक्टर्स ए और बी लाई कर रहे हैं, जिन वेक्टर्स का आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं या फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात नोट कर लें कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर आपके पास क्या आता है? ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी की मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। तो ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ थीटा तीनों ही क्या है आपके पास? रियल नंबर्स हैं। तो तीनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लाई होने के बाद आपको जो आंसर मिलता है कोई ना कोई रियल नंबर ही मिलता है, या दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं कि आपको जो है वो स्केलर क्वांटिटी जो है वो आंसर में मिलती है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम जो है वो स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और अगर वेक्टर प्रोडक्ट की बात की जाए तो वेक्टर प्रोडक्ट के केस में आप नोट करेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट के केस में आपका जो आंसर आता है वो आता है एक वेक्टर की, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वो भी आपके पास एक नंबर ही होता है, रियल नंबर होता है। दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये भी एक नंबर ही है, आपके पास रियल नंबर ही है। साइन थीटा ये भी आपके पास कोई ना कोई रियल नंबर ही आंसर में आता है। तो ये तीन जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये क्या हैं? इनके मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपके पास जो स्केलर है या कोई रियल नंबर आता है, लेकिन ये जो नंबर है आपके पास ओवरऑल ये वाला ये नंबर एन यूनिट वेक्टर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है। और हमें पता है कि जब किसी रियल नंबर को हम किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो वेक्टर एन यूनिट वेक्टर ही क्यों ना हो, तो स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो इन दी एंड आंसर मिलता है वो आंसर भी आपके पास क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। इसका मतलब ये है कि जो ए क्रॉस बी, ये जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों ने डिफाइन किया है, डिफाइन करने के बाद इसका जो आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं हम, वो आंसर एक्चुअली आपके पास क्या आएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को हम जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के केस में आपको जो आंसर मिलता है इन दी एंड वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसी तरह डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के केस में आपको जो आंसर मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम जिसको जो है स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। वेक्टर्स में दो तरह के जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो डिफाइन होते हैं। एक प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट जो डिफाइन होता है वेक्टर्स में होता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपके पास जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है आपके पास वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर डॉट प्रोडक्ट के केस में आपको आंसर में जो है वो कुछ स्केलर या रियल नंबर मिलता है, और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आपको आंसर में जो है वो कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है जो थीटा, साइन ऑफ थीटा के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है सेम थीटा, बिल्कुल वैसे ही एंगल है ए और बी के दरमियान। जिन वेक्टर्स का आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है
बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉट प्रोडक्ट के केस में था। और उसके अलावा यहाँ पे जो एन यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, एन के ऊपर कैप का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है, इसका नाम जो है वो एन है। तो एन यूनिट वेक्टर ये क्या है, आपके पास एक ऐसा वेक्टर है जिसकी लेंथ जो है 1 है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब यही है कि उसकी लेंथ 1 है। अगर आपने यूनिट वेक्टर कह दिया तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसकी लेंथ जो है 1 है। और इसके अलावा इस वेक्टर में क्या खास बात है कि इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये वेक्टर जो है वो बोथ वेक्टर्स ए और बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो जिस प्लेन में वेक्टर्स ए और बी लाइक कर रहे हैं, ये वेक्टर क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये वाला वेक्टर, इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर जो है वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि डायग्राम में, और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इन दी एंड आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, दिस स्केलर मल्टीप्लाइड बाय दिस वेक्टर। तो किसी स्केलर को जब हम किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट में वेक्टर मिलता है उसकी जो है वो लेंथ कम या ज्यादा हो जाती है, और उसकी डायरेक्शन जो है या तो सेम रहती है या ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये जो स्केलर है ये आपके पास पॉजिटिव नंबर आए इन दी एंड, तो इसको जब हम एन यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो फिर रिजल्ट में जो आपको जो नया वेक्टर मिलेगा स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद, उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो इस एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है। तो ये वेक्टर आपके पास जो रिजल्ट वाला वेक्टर होगा वो क्या होगा, वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक है, और अगर आपकी ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये वाली मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन ऑफ थीटा, ये साइन की कुछ वैल्यू पुट करने से यहाँ पे अगर इसका आंसर आपको जो है नेगेटिव मिलता है, तो इस नेगेटिव नंबर को, रियल नंबर को जब हम एन यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में आपको जो नया वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एस एन यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसकी ऑपोजिट हो जाएगी। तो अगर ये नेगेटिव नंबर आएगा तो इसकी डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर की क्या हो जाएगी, बिल्कुल इसी एन यूनिट वेक्टर के नीचे की तरफ इसी प्लेन के, जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी जो लाई कर रहे हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगेन, लेकिन इसी एनुअल वेक्टर के ऑपोजिट जो है नीचे की तरफ एक आपको जो है कोर वेक्टर जो आंसर मिल जाएगा, जब आप क्या करेंगे नेगेटिव नंबर को या इस नेगेटिव क्वांटिटी को एनुअल वेक्टर के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एनुअल वेक्टर की जो भी डायरेक्शन होगी, अगर तो इस स्केलर का आंसर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है तो रिजल्ट में जो आपको नया वेक्टर मिलेगा ये वाला ए क्रॉस बी, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो एनुअल वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और एनुअल वेक्टर यहाँ पे किया है वो ऐसा वेक्टर है जो बोथ वेक्टर्स ए और बी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो नया वेक्टर मिलेगा, एन यूनिट वेक्टर को जब हम पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो नया वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन वो भी क्या होगा, वेक्टर्स ए और बी के परपेंडिकुलर ही होगा। अगर यहाँ पे इसका आंसर जो है पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आता है तो उस केस में आपको जो है वो जो नया वेक्टर मिलेगा ये वाला ए क्रॉस बी, वो भी वेक्टर जो आपको मिलेगा वो भी क्या होगा, वेक्टर्स ए और बी के परपेंडिकुलर ही होगा। क्योंकि उस केस में अगर आपके पास यहाँ पे देखिए अगर एक वेक्टर ये एन यूनिट वेक्टर है ये वाला वेक्टर, और ये क्या है वेक्टर्स ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो अगर हम इसकी डायरेक्शन को जो है बिल्कुल अपोजिट कर दें, नीचे की तरफ कर दें, तब भी ये वेक्टर जो है वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर ही रहेगा, लेकिन फर्क इतना है कि उसकी डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो अगर आपका ये स्केलर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा, ये स्केलर का पॉजिटिव नंबर है, इसको जब एन यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो नया वेक्टर मिलेगा यानी कि जो ए क्रॉस बी आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है, अगर ये क्वांटिटी जो है स्केलर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये तो पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन जब आप थीटा साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और ओवरऑल ये जो क्वांटिटी बनेगी आपके पास, ये अगर आपके पास नेगेटिव नंबर बनता है तो इसको जब हम एन यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में जो नया वेक्टर मिलेगा ये वाला जिसको एक्चुअली हम ए क्रॉस बी कहते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन जो है एन यूनिट वेक्टर के टोटली जो है अपोजिट नीचे की तरफ हो जाएगी। लेकिन नीचे की तरफ होने के बावजूद भी क्या होगा, ये वेक्टर जो नया आपको मिलेगा ये अगेन जो है वेक्टर्स ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर ही होगा, या जिस प्लेन में वेक्टर्स ए और वेक्टर बी लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा ये वाला वेक्टर, जिस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, इस वेक्टर को हम वेक्टर ए क्रॉस बी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जो ए क्रॉस बी आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं इन दी एंड, इस डेफिनेशन को यूज करते हुए, तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद, इस वे से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद आपको ये जो आंसर मिलता है या आपको जो ए क्रॉस बी इन दी एंड मिलता है वो एक वेक्टर होता है। ठीक है, और वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है बोथ वेक्टर्स ए और बी के। ठीक है, क्योंकि एन यूनिट वेक्टर जो है वो ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो इस एन यूनिट वेक्टर को जब हम किसी पॉजिटिव स्केलर या नेगेटिव स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन जो नया वेक्टर मिलेगा वो भी क्या होगा, वेक्टर्स ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने बात याद रखनी है, डॉट प्रोडक्ट आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है उसका आंसर आपके पास हमेशा रियल नंबर आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है इसका आंसर आपके पास हमेशा एक वेक्टर आता है, और उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, जिस प्लेन में वेक्टर्स ए और बी लाई कर रहे हैं वो जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आपको जो नया इन दी एंड आंसर मिलता है ये वाला,
ये वाला वेक्टर जो होता है उस जिस प्लेन में वेक्टर सी और बी लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, या फिर ये जो आंसर आपको मिलता है ए क्रॉस बी, ये जो वेक्टर है या ये वाला वेक्टर जो है ये वेक्टर्स ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखी हुई है वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को यूज करते हुए दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का वे, ठीक है। उस तरह वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को भी यूज करके हम जो है वो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ रिजल्ट्स। सबसे पहला रिजल्ट ये है कि हम जो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है उसको यूज करते हुए हम उसको किस तरह जो है वो ए, इसमें जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी या साइन ऑफ थीटा या एन यूनिट वेक्टर हम लोगों ने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको किस तरह जो हम सिंपलीफाई करके इनकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट टाइम अगर हम क्या करें, इसकी दोनों साइड पे जो है वो स्केल ले लें, सॉरी इसकी दोनों साइड पे क्या कर लें मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेफ्ट साइड में भी आपके पास जो है ए क्रॉस बी आपको पता है इसका आंसर आपके पास हमेशा जो एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है, और ये जो आंसर आपके पास ये वाला आ रहा है ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो हम दोनों साइड पे क्या कर सकते हैं, वेक्टर है क्योंकि दोनों साइड में, तो हम दोनों साइड का क्या ले सकते हैं मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, क्योंकि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, तो दोनों साइड में वेक्टर तो हम उनका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। तो दोनों साइड पे क्या करेंगे हम जो है वो इनका वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ले लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है वेक्टर ए क्रॉस बी उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, और राइट हैंड साइड में देखें तो ये क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये भी आपके पास एक रियल नंबर है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये भी आपके पास एक रियल नंबर है, साइन ऑफ थीटा भी आपके पास कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा, और ये एन के आपके पास वेक्टर है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के केस में हम लोगों ने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, तो आंसर हमारे पास किसकी इक्वल आता है, आंसर हमारे पास आता है ये जो स्केलर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, स्केलर की मैग्नीट्यूड एक्चुअली उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही होती है। तो हमने इसको स्केलर की मैग्नीट्यूड को एज ए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो यहाँ पे कंसिडर करना है। तो लैम्डा इंटू वेक्टर वी का आंसर किसकी इक्वल आएगा, वो आएगा आपके पास स्केलर की एब्सोल्यूट वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी, जिस वेक्टर के साथ ये स्केलर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे। स्केलर यहाँ पे कौन कौन सा है, ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा, ये आपके पास यहाँ पे स्केलर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इन स्केलर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो साइड पे कर लेंगे, और जो एन यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या किया हुआ है, ये जो स्केलर है सारे के सारी क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ थीटा इसकी मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे साइड पे कर ली है, अलग कर ली है, और जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड जो है जो यूनिट वेक्टर है एक्चुअली उसकी मैग्नीट्यूड जो है अलग कर ली है। अब हमें क्योंकि पता है एन आपके पास यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, वन की इक्वल होगी, इसलिए जहाँ पे हम क्या कर देंगे एन यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की जगह जो है वन पुट कर देंगे, और वन जो है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि वन जो है यहाँ पे हम खत्म हो जाएगा या उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ये स्केलर्स ही हैं जिनकी मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व हो रही है, तो या जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली, और हमें पता है जब हम किसी पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं तो उसका आंसर जो है वही नंबर आता है जो कि एक्चुअली जो है वो उस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर जो है यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और उसकी जो है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए में पता है वो हमेशा क्या होती है एक पॉजिटिव नंबर ही या रियल नंबर ही आपको मिलता है, जब भी आप किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड को जो है वो हम एज इट इज जो है वो या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है हम इस तरह एज इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही लिख सकते हैं, आंसर पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का आंसर आपके पास लिखा हुआ 3, तो इसकी ये 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है इस तरह लिखने की बजाय हम जो है सिंपली ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर जो 3 आ रहा है वही लिख सकते हैं, क्योंकि 3 क्या की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 3 ही होती है। तो अगर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में अगर आपके पास जो है यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है तो जो है आप इसका आंसर जो है अगेन वही पॉजिटिव नंबर जो है वो लिख सकते हैं जो कि उस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो यहाँ पे देखें मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो भी क्या होगा यही नंबर होगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे यही नंबर लिख देंगे। इसी तरह जो मैग्नीट्यूड बी है ये भी आपके पास क्या होगा एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, इसलिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी वो भी यही नंबर होगी, वो यही नंबर लिख देंगे। और जो बाकी बच गया आपके पास साइन ऑफ थीटा उसकी वैल्यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है साइड साथ में जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो जब साइन ऑफ थीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू साथ में आएगी तो हमें पता है
कि साइन ऑफ थीटा जो है वो थीटा की कुछ वैल्यूज के केस में जो है वो आंसर पॉजिटिव देता है और थीटा की कुछ वैल्यूज के केस में हमें आंसर जो है वो नेगेटिव देता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो है वो ये थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, इसके ऊपर ये कंडीशन लगा दें कि ये थीटा जो है वो ये 0 से लेकर 180 तक जो है वो वेरी करेगा, ठीक है। या थीटा के ऊपर जो है ये कंडीशन लगा दें, 180 डिग्री है यहाँ पे, थीटा के ऊपर अगर हम ये कंडीशन लगा दें थीटा जो है वो 0 से लेकर 180 डिग्री के दरमियान में है, या हम थीटा के ऊपर ये कंडीशन लगा दें कि थीटा जो है आपका 0 से लेकर पाई तक जो है वो वेरी कर रहा है, तो इस केस में ये आपका जो साइन ऑफ थीटा होगा ये वाला उसकी वैल्यू हमेशा जो है पॉजिटिव आएगी, ठीक है। जब भी एंगल आपका 0 और 180 के दरमियान में होगा, चाहे वो 0 हो, 10 हो, 45 हो, 90 हो, 135 हो, 150 हो, 160 हो, 180 हो, जब भी एंगल आपका जो है वो 0 से लेकर 180 के दरमियान में होगा, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ये जो साइन ऑफ थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, इसकी वैल्यू आपको हमेशा जो है वो पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। जब इसकी वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगी और हमें पता है पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव नंबर हो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हम वही पॉजिटिव नंबर जो है वो गेन लिख सकते हैं। तो अगर हम थीटा के ऊपर ये कंडीशन लगा दें कि थीटा जो एंगल है उसकी वेरिएशन जो है वो यहाँ 0 से लेकर 180 डिग्री तक की हम यहाँ पे कंडीशन लगा दें थीटा के ऊपर, तो फिर ये जो साइन ऑफ थीटा होगा ये आपके पास पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ थीटा जो हम सिंपली जो है वो वही पॉजिटिव नंबर जो कि साइन ऑफ थीटा है हम जो यहाँ पे जो है लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसा कि अगर आपके पास जो है वो पॉजिटिव 5 लिखा हुआ हो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, तो उसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, वही पॉजिटिव नंबर जो है आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का आंसर। इसी तरह अगर साइन ऑफ थीटा जो है वो पॉजिटिव आपके पास आंसर हमेशा आ रहा है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, वो साइन ऑफ थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब साइन ऑफ थीटा में जो थीटा एंगल इन्वॉल्व हो रहा है वो हमेशा 0 और 180 डिग्री के दरमियान में ही हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी यहाँ पे साइन ऑफ थीटा की, इसमें जो थीटा इन्वॉल्व हो रहा है उसके ऊपर जो है वो ये वाली कंडीशन जो है लगा देंगे कि थीटा जो है हमेशा 0 से लेकर 180 डिग्री के दरमियान में ही रहेगा या 0 से लेकर पाई तक ही रहेगा। जब ये कंडीशन लगाएंगे तो साइन ऑफ थीटा का आंसर हमेशा आपके पास पॉजिटिव आएगा, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ थीटा जो है उसको हम सिंपली जो है वो साइन ऑफ थीटा भी जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसको हम जो है वो थीटा की ये वाली कंडीशन लगा के यहाँ पे साइन ऑफ थीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह हम जो है वो साइन ऑफ थीटा जो है वो ये पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपसे कहा जाए कि साइन ऑफ थीटा जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो कि एक्चुअली साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी, तब यहाँ से जो है वो क्या करेंगे, ये जो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइन ऑफ थीटा के साथ, इनको क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जाके डिवाइड कर देंगे, तो आपको जो है साइन ऑफ थीटा की वैल्यू मिल जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे याद रखना ऊपर जो ए क्रॉस बी का आप लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो कैसे करना है, पहले आप लोगों ने ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है क्रॉस प्रोडक्ट लेके, फिर आपने क्या करना है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है जो आपको नया वेक्टर मिलेगा, और डिनोमिनेटर में आप ए और बी के अलग अलग मैग्नीट्यूड जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये आपको जो है वो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, जो कि आप इस फार्मूले को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने ये जो बाय डेफिनेशन ए क्रॉस बी ए में की ये जो इक्वेशन है इसमें जो एन यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, अगर आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके यहाँ से जो है वो एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो फाइंड कर सकते हैं। वो किसकी इक्वल होगी, ये जितनी भी स्केलर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ थीटा, इस इनको क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये नंबर ही है, नंबर दूसरे साइड पे जाके हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, तो इनको डिवाइड करेंगे तो आप इक्वेशन नंबर 1 से जो है वो एन यूनिट वेक्टर की जो है वो ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो किसकी इक्वल होगी, वो होगी वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा के ऊपर ये कंडीशन हो कि थीटा आपका जो 0 से लेकर 180 डिग्री के दरमियान में ही है, उस केस में आप इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे ये कंडीशन लगी हुई है कि थीटा जो है वो 0 और 180 डिग्री के दरमियान में है, या 0 यहाँ और पाई के दरमियान में ही है। तो अगर थीटा के ऊपर ये वाली कंडीशन है तो हम इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को जब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ थीटा, ये किसकी इक्वल है, ये ए क्रॉस बी जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड की इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे आपको जो है एन यूनिट वेक्टर फाइंड करने का एक और फार्मूला जो है वो मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने एन यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आप इस फार्मूले को यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं कि जिन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आप लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, आप क्या करें उन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें, क्योंकि यहाँ पे जो एन यूनिट वेक्टर है ये वेक्टर्स ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वेक्टर्स ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और इस क्रॉस प्रोडक्ट को जो कि वेक्टर क्वांटिटी होगी इसको
इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ जब डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो वेक्टर्स ए और बी होंगे उनकी डायरेक्शन में उनके परपेंडिकुलर जो है वो एक यूनिट वेक्टर जो है मिल जाएगा, ठीक है। और या आप ये भी कह सकते हैं कि हमें कैसा वेक्टर मिल जाएगा, जो वेक्टर्स ए और बी जो का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी ये है कि हम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को यूज करके भी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आपके पास a1i प्लस a2j प्लस a3 के, दूसरा वेक्टर है आपके पास b1i प्लस b2j प्लस b3 के, इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लोगों ने फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो डॉट प्रोडक्ट की तरह आप लोगों ने फाइंड नहीं करना कि करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। डॉट प्रोडक्ट जो फाइंड करने का वे वो डिफरेंट है और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का वे जो है डिफरेंट है। डॉट प्रोडक्ट में जस्ट करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे जो कि एक्चुअली आपको इन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर देगा, ठीक है। डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट में जो पहली रो होगी उसको लिखेंगे आई जे और के, आई जे और के ये जो यूनिट वेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और उसकी जो दूसरी रो होगी उसकी दूसरी रो जो है आप वो वाला वेक्टर लिखेंगे जो यहाँ पे पहले नंबर पे आ रहा है, ठीक है। वो वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे जो यहाँ पे पहले नंबर पे आ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन मैटर करेगी, जो वेक्टर यहाँ पहले नंबर पे आ रहा है या यहाँ पहले नंबर पे आ रहा है इसके कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे दूसरी रो में लिख देंगे, ठीक है। जैसा कि ए के कंपोनेंट्स के आपके पास a1 a2 एंड a3, ए के कंपोनेंट हम जो है यहाँ पे दूसरी रो में लिख देंगे। और जो दूसरा वेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है वेक्टर बी, इसके कंपोनेंट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तीसरी रो में लिख देंगे, ठीक है। तो जिस तरतीब से ये वेक्टर ए और बी इन्वॉल्व हो रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, हम उसी तरतीब को फॉलो करेंगे। यहाँ पे पहले नंबर पे वेक्टर ए है तो इसके कंपोनेंट जो है दूसरी रो में आ जाएंगे, और दूसरे नंबर में वेक्टर बी है तो इसके कंपोनेंट जो है यहाँ पे तीसरी रो में जो है वो आ जाएंगे, और पहली रो में क्या कर देंगे, पहली रो में आई जे और के लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इसका आंसर जो फाइंड करेंगे तो इसका आंसर जो भी आपको मिलेगा वो आपके पास क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एग्जांपल भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे जिसमें आई जे और के यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट में जो आंसर मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जो कि एक्चुअली क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो बाय डेफिनेशन हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स उनके दरमियान जो एंगल है उनको यूज करके भी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इस तरह हम जो है वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को यूज करके भी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम दो तरीकों से दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ये है कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी के यहाँ हो, पैरेलल वेक्टर्स हों या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हों, तो इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल वेक्टर के केस में ये होगा कि उन वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स फॉर एग्जांपल ऐसे वेक्टर्स जो एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे इन वेक्टर्स को देख लें, ऐसे वेक्टर ये क्या है एक ही डायरेक्शन में है, या ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हों उनको हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। इस केस में पैरेलल वेक्टर केस में दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होता है, वो 0 डिग्री होता है दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल, ठीक है। और एंटी पैरेलल क्या होता है, ठीक है, एंटी पैरेलल ये होता है कि उनके दरमियान एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंटी पैरेलल मींस ऐसे वेक्टर्स दो वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन जो एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट हो, ठीक है। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर आपके पास जो ये वाला है। तो इन वेक्टर्स की अगर आप बात करें तो इन वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है, टोटली एक दूसरे के ऑपोजिट है। इन वेक्टर्स को हम जो इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वो ये है। दोनों की डायरेक्शन क्या टोटली ऑपोजिट है, तो ये वेक्टर्स क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। इनके दरमियान आप एंगल नोट कर सकते हैं, इनके दरमियान एंगल आ रहा है 180 डिग्री। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर दो वेक्टर जो हैं या तो पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो या अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है 180 डिग्री हो, उस केस में दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, वो 0 के इक्वल ही आता है, ठीक है। इसका आप प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप वेक्टर्स की जो एंगल वाली डेफिनेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट वाली एंगल वाली डेफिनेशन जिसमें मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व हो रहा है, उसको यूज़ करके इसको प्रूव कर सकते हैं कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है किस तरह फाइंड करते हैं। पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें साइन ऑफ थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो अगर हम कंसिडर कर लें कि जिन दो वेक्टर्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेट्स से वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या आ रहा है, उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अगर ये वाला केस कंसिडर करें तो उस केस में फिर क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा आपके पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड
और साथ में आएगा साइन ऑफ थीटा। थीटा की जगह क्या आएगा, वो वाला एंगल जो दो वेक्टर्स के दरमियान में आ रहा है, और दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हम यहाँ पे कंसिडर किया है फिलहाल अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ 0 डिग्री आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब साइन ऑफ 0 डिग्री क्योंकि वो 0 के इक्वल ही होता है, तो ये 0 जो है इसका जो आंसर जो रहेगा वो इनके साथ और एन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद इन आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आपको एक 0 वेक्टर जो है वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या साइन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, वो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। और 0 को जब हम एन यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 0 वेक्टर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, फर्ज करें एन यूनिट वेक्टर जो आपके पास कौन सा है, वो ये वाला है। लेट्स से एन यूनिट वेक्टर आपके पास है एन इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। ये है ना आपके पास जो है कोई ना कोई यूनिट वेक्टर है जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब 0 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को या स्केलर को, तो 0 क्या होगा, इस वेक्टर के हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 i प्लस 0 j प्लस 0 k। और ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास जो सारे का सारा आंसर बन रहा है ये आपके पास एक 0 वेक्टर बन रहा है। तो इसलिए जब हम 0 को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या मिलेगा, आंसर आपके पास 0 नहीं, 0 नंबर नहीं बल्कि 0 वेक्टर मिलेगा। ठीक है, ऐसा कब मिला है, जब हम लोगों ने ये केस कंसिडर किया है कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो। इस तरह अगर दो वेक्टर्स के दरमियान 0 नहीं बल्कि 180 डिग्री हो तो उसके इसमें क्या होगा, उसके इसमें यहाँ पे जो थीटा की जगह क्या आएगा, यहाँ पे थीटा की जगह 180 डिग्री आएगा। और हमें पता है साइन 180 वो भी क्या होता है, वो भी 0 की इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे 0 क्या होगा, एन यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 0 को एन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको आंसर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मींस के 0 वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों या दूसरे के एंटी पैरेलल हों, उसके इसमें का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 वेक्टर की इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 0 को जो है बोल्ड किया हुआ है। ठीक है, बोल्ड इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये 0 वेक्टर है आपके पास, ये 0 नंबर नहीं है। ठीक है, तो बोल्ड जो नोटेशन यहाँ पे यूज हो रही है यहाँ पे इस चैप्टर में, वो आपके पास वेक्टर के केस में जो यूज हो रही हैं, और जो बोल्ड नहीं है नोटेशन वो स्केलर के केस में यूज हो रही है। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक वेक्टर लिखा हुआ है, ये आपके पास वेक्टर है, इसको बोल्ड लिखा हुआ है, आई जे और के इनके ऊपर कैप्स नहीं लगी हुई, लेकिन इनको बोल्ड किया हुआ। इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, वेक्टर है, जो कि एक्चुअली क्या यूनिट वेक्टर है, लेकिन इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं a1 a2 a3 ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, इसलिए इनको यहाँ पे बोल्ड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ है इसका मतलब ये 0 रियल नंबर नहीं है, ये आपके पास क्या है, एक्चुअली ये एक 0 वेक्टर है। ठीक है, तो नोटेशन वाइज भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप आंसर जो है वो किस फॉर्म में लिख रहे हैं, स्केलर की फॉर्म में लिख रहे हैं या वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, या कह लें कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट की आप लोगों ने ये कंडीशन पढ़ी थी कि जब भी दो वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट के थ्रू कंबाइन करें, फॉर एग्जाम्पल आप जब अगर ए डॉट बी का आंसर फाइंड करें तो उसका आंसर किसकी इक्वल आएगा, उसका आंसर साइड चेंज करेंगे अगर आप, तो उसका आंसर आपके पास जाए बी डॉट ए के इक्वल ही आएगा। साइड चेंज करने से आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये वाला कम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड नहीं करता। मीन अगर आप साइड चेंज करेंगे वेक्टर्स की और फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो फिर आपको आंसर जो है वो इन जनरल जो है वो सेम नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता, या हम ये करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, नॉन कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, बट ए क्रॉस बी का आंसर जो है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आप नोट कर लें कि ए क्रॉस बी का आंसर जो है वो इन जनरल बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। ठीक है, लेकिन ए क्रॉस बी का आंसर इन जनरल जो है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अगर इक्वालिटी यहाँ पे आ रही है तो इक्वालिटी तब आती है जब साथ में आप क्या करेंगे कि माइनस का सिंबल लगाएंगे, फिर अगर आप साइड को चेंज करेंगे तब आपकी जो है इक्वालिटी आएगी। लेकिन अगर आप साइड को चेंज कर देते हैं, साइड में माइनस का सिंबल नहीं लगाते, तो फिर आपकी इक्वालिटी जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, उसमें साइड को चेंज करने से भी आंसर आपका सेम ही आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नॉन कम्यूटेटिव है, उसमें साइड को चेंज करने से आपका आंसर जो है वो इक्वल नहीं आता। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करें, साइड चेंज करके साथ में माइनस का सिंबल भी लगा दें, तो उस केस में जो है वो ए क्रॉस बी का आंसर जो है वो
माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल आएगा, बी क्रॉस ए के इक्वल जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है, नॉन कम्यूटेटिव है, या उसमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ हो, पहले भी लिखा हो वेक्टर बी, उसके बाद लिखा हो वेक्टर ए, बी क्रॉस ए लिखा हुआ हो, तो इसको भी हम जो है वो ए क्रॉस बी के इक्वल नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हम साथ में माइनस लगा दें तो फिर इसको हम जो है वो वेक्टर ए क्रॉस बी इसके इक्वल जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, अगर आप साइड चेंज करते हैं तो साथ में आपको माइनस लगाना पड़ेगा ताकि आपकी इक्वलिटी जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट के केस में हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, डॉट प्रोडक्ट के केस में हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आप दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर आपके पास क्या आता है, उसका आंसर आपके पास आता है जिस सेम वेक्टर का आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लिया आपस खुद के साथ ही उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर जो है वो आपको आंसर में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें उसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, या उसमें वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि जब भी आप दो सेम वेक्टर्स का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उस केस में आपका आंसर हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। ये आंसर आपके पास हमेशा जीरो क्यों आएगा, इसका प्रूफ आप लोगों ने जो है यहाँ पे किया हुआ था कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है, उस केस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आपके पास जीरो या जीरो वेक्टर आता है, ठीक है। जब आप दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्योंकि सेम वेक्टर्स के दरमियान भी एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है, या आपके पास अगर एक वेक्टर है तो दूसरा सेम वेक्टर क्या होगा, वो भी यही वेक्टर ही होगा, दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। जब आप डेफिनेशन को यूज करते हुए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ थीटा एंड वेक्टर आप उसको यूज करेंगे तो एंगल की जगह आप जो है वो 0 डिग्री पुट करेंगे, साइन ऑफ 0 का आंसर आपके पास 0 आएगा, इन द एंड आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दो सेम वेक्टर्स चाहे वो कोई भी दो सेम वेक्टर्स हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आप फाइंड करेंगे तो उसका आंसर आपके पास हमेशा जो है वो जीरो वेक्टर ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप जो है इस कैरेक्टरिस्टिक को आप एज ए एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। पैरेललोग्राम क्या होती है, फोर पैरेललोग्राम आपके पास जो है एक फोर साइडेड जो है वो शेप होती है जिसमें जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। और ऑपोजिट साइड जो होती हैं उनकी लेंथ्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। जैसे ये जो अपोजिट साइड्स हैं इनकी लेंथ आपस में इक्वल होंगी, इसी तरह ये जो अपोजिट साइड्स हैं इनकी लेंथ जो है वो आपस में इक्वल होंगी, और ये अपोजिट साइड क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। तो इस तरह की आपके पास जो फोर साइडेड शेप बनेगी, ठीक है, ये वाली फोर साइड शेप बनेगी, इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। और अगर इस पैरेललोग्राम के ऊपर हम ये कंडीशन लगा दें कि इसकी जो अपोजिट साइड है वो तो खैर आपस में इक्वल ही होती हैं, इसकी जो अपोजिट साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल ही रहे, लेकिन इनकी जो कंजेक्टिव साइड्स हैं उनके दरमियान एंगल क्या आ जाए, 90 डिग्री का आ जाए, तो उस केस में आपकी पैरेललोग्राम की बन जाएगी। इस केस में आपकी जो पैरेललोग्राम है ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी, इसकी शेप जो है इस तरह बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास एक फोर साइडेड शेप जो है वो आ रही है। इस फोर साइडेड शेप में अगर आप देखें तो अपोजिट साइड क्या है, आपस में इक्वल ही हैं और ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, लेकिन कंडीशन क्या लगा दी हुई है कि ये जो कंजक्टिव साइड है, जो जहाँ कह लें कि जो एडजेसेंट साइड है उनके दरमियान एंगल क्या आ रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का आ रहा है। तो यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंसिडर करें इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का है तो आपकी जो पैरेललोग्राम होगी जो कि है कि आपके पास क्या पैरेललोग्राम या आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी, ठीक है। इस तरह अगर आप जो है वो पैरेललोग्राम के ऊपर ये कंडीशन लगा दे कि उसकी जो चारों साइड हैं, चारों साइड क्या है आपस में इक्वल हैं, तो अपोजिट साइड जो अगेन आपस में इक्वल ही होंगी, लेकिन चारों साइड जो हमने क्या कर दी आपस में इक्वल कंसिडर कर ली है, और एंगल जो है दरमियान में जो एडजेसेंट साइड है उनके दरमियान एंगल जो 90 डिग्री का है, तो उस केस में आपकी जो पैरेललोग्राम होगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, वो आपके पास स्क्वायर बन जाएगी। तो पैरेललोग्राम एक्चुअली क्या होती है, रेक्टेंगल और स्क्वायर का जनरल केस होती है, ठीक है। पैरेललोग्राम के ऊपर अगर आप ये कंडीशन लगा दें कि उसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का है तो आपके पास रेक्टेंगल बन जाएगी। और उसके अलावा अगर आप ये कंडीशन लगा दें कि एडजेसेंट एंगल के दरमियान एडजेसेंट साइड के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है और जो अपोजिट साइड है वो सारी की साइड जो है आपस में इक्वल हैं, तो उस केस में आपकी जो पैरेललोग्राम होगी वो स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। रेक्टेंगल के केस में देखें सिर्फ अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं, सारी की सारी साइड जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप सारी साइड आपस में इक्वल है ये भी कंडीशन लगा देते हैं तो अपोजिट साइड तो आपकी इक्वल ही रहेंगी, और साथ में आप क्या करेंगे ये कंडीशन लगा देंगे कि एडजेसेंट साइड के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो उस केस में आपकी जो पैरेललोग्राम जो है इन पर्टिकुलर जो है स्क्वायर बन जाएगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने पैरेललोग्राम की एप्लीकेशन पढ़नी है कि नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की जो है वो एप्लीकेशन पढ़नी है
कि क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हम जो है वो पैरेललोग्राम का जो है वो किसी पैरेललोग्राम का एरिया जो है फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, एरिया कैसे फाउंड करते हैं? इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है एक पैरेललोग्राम है, जनरल सी पैरेललोग्राम मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ जिसके अपोजिट साइड आपस में के इक्वल हैं और साइड्स एडजेसेंट साइड जो है पैरेललोग्राम के केस में उनके दरमियान जो एंगल जो है 90 डिग्री का होना जरूरी नहीं होता। अगर एंगल जो 90 डिग्री का बन जाता है तब भी वो पैरेललोग्राम है, अगर एंगल 90 डिग्री का नहीं बनता तब भी वो क्या होगी? पैरेललोग्राम ही होगी। लेकिन अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए? वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और उनकी लेंथ जो है अपोजिट साइड की वो भी क्या होनी चाहिए? इक्वल ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ये दो वेक्टर्स जो हैं वो उस पैरेललोग्राम की जो है एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है एक वेक्टर ए है और ये आपके पास जो है एक वेक्टर बी है। ठीक है, तो दो वेक्टर जो है अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस केस में अगर आप लोगों ने इस पैरेललोग्राम का ये वाला जो एरिया है, ये वाला सारा का सारा एरिया, इसको फाइंड करना हो कि ये एरिया जो है वो क्या होगा? एरिया क्योंकि आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो एरिया क्या होगा? वो कैसे फाइंड करेंगे? आप क्या करेंगे? ये दो वेक्टर्स हैं जो कि एक पैरेललोग्राम की साइड्स को जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं, इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। उस क्रॉस प्रोडक्ट का आप क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, रियल नंबर मिल जाएगा। तो इन दो वेक्टर्स ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया जो है मिल जाएगा। जिस पैरेललोग्राम को जो है वो वेक्टर्स, जिस पैरेललोग्राम की साइड को जो है वेक्टर ए और बी जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप जो है दो वेक्टर्स का सम फाइंड करें फिर उनका जो डिफरेंस फाइंड करें तो ये आपको क्या मिल जाएंगे? ये आपको उस पैरेललोग्राम के जो है वो टू डायगोनल जो है मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे टू डायगोनल मिलेंगे आप यहाँ पे देखें। ये आपके पास कौन सा है? ये आपके पास वेक्टर ए है, इसको मैं यहाँ पे अलग से ड्रा करता हूँ। ये आपके पास वेक्टर ए है और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास वेक्टर बी है जो कि इसको मैं क्या करता हूँ इस पहले वेक्टर के एंड पे जो है यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये आपके पास वेक्टर ए है और ये आपके पास जो है वेक्टर बी है। अगर इन दोनों वेक्टर्स को मैंने ऐड करना है तो भाई हेड टू टेल रूल कैसे ऐड करेंगे कि पहले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट को क्या करेंगे? दूसरे वेक्टर के एंड वाले पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, तो ये मुझे जो वेक्टर मिलेगा ये वाला ब्लू वेक्टर, ये वेक्टर क्या है? इन दो वेक्टर्स ए और बी का सम है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर आपको मिलेगा जो कि पैरेललोग्राम के एक कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे कॉर्नर तक जा रहा है और पैरेललोग्राम के सेंटर में से पास करते हुए दूसरे कॉर्नर तक जो है वो जा रहा है या अपोजिट कॉर्नर तक जा रहा है, इस वेक्टर को क्या कहेंगे? ये वेक्टर क्या है? इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है और उसकी डायगोनल की क्या है? वेक्टर फॉर्म में क्लियरली दे सकते हैं। बाकी जो है ये वाला वेक्टर जो हम लोगों ने ए प्लस बी फाउंड किया था यहाँ पे बाय ऑटोटे रूल, ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली ये उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसकी वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, इस तरह अगर आप जो ए माइनस बी फाउंड करें, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करें तो किसी एक वेक्टर में से किसी दूसरे वेक्टर को माइनस कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं? पहले वेक्टर लिखते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो ये दोनों सेम ही है, ए प्लस माइनस बी है, ए माइनस बी दोनों सेम ही है। हम क्या करेंगे? पहले वेक्टर बी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब वेक्टर बी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। वेक्टर बी के पहले क्या है? वो ये है, ऊपर की तरफ है उसकी डायरेक्शन। तो जब उसको माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर बी को तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? वो आपके पास माइनस बी बन जाएगा जो क्या होगा? अब वो नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, लेंथ जो है उसकी सेम ही रहेगी। ये आपके पास वेक्टर बी है और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास वेक्टर ए है। अब हम लोगों ने क्या करना है? ए माइनस बी फाउंड करना है। हम क्या करेंगे? वेक्टर ए में माइनस बी जो वेक्टर है उसको ऐड करेंगे। तो वेक्टर ए आपके पास जो है ये वाला वेक्टर है जो कि यहाँ पे ड्रा किया हुआ है ये वाला। इसमें हम क्या करेंगे? माइनस बी को ऐड करेंगे। माइनस बी आपके पास जो है ये वाला वेक्टर है, तो इसको ऐड कैसे करेंगे? पहले वेक्टर के एंड से जो है वो दूसरा वेक्टर जो है स्टार्ट कर देंगे। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास वेक्टर माइनस बी है और ये आपके पास वेक्टर ए है। इनको ऐड कैसे करेंगे? पहले वेक्टर की का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको क्या करेंगे? दूसरे वेक्टर का जो एंडिंग पॉइंट है उसके साथ मिला देंगे। तो ये जो आपको वेक्टर मिलेगा ये वाला वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ए माइनस बी। ठीक है, तब अगर आप इसको पैरेललोग्राम में जो है उसके अंदर जो है वो इस वेक्टर को अगर आप नोट करें तो ये वाला वेक्टर आपके पास बन रहा है जो कि इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है एक्चुअली पैरेललोग्राम के एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और उसके अपोजिट पॉइंट तक जाके जो है वो खत्म हो रहा है और पैरेललोग्राम के सेंटर में से ही पास हो रहा है ये वाला वेक्टर। इसलिए ये वेक्टर भी क्या कर रहा है? ये वेक्टर भी पैरेललोग्राम के एक डायगोनल को जो है वो डायगोनल की वेक्टर फॉर्म को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यही बात जो यहाँ पे लिखी हुई है, जो वेक्टर्स ए प्लस बी हैं, अगर वेक्टर्स ए और बी के हैं पैरेललोग्राम की दो साइड्स
को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो वेक्टर ए प्लस बी होगा और वेक्टर ए माइनस बी होगा वो क्या होगा, उस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप जो है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको पता हो तो इनको भी यूज करते हुए आप उस पैरेललोग्राम का जो है वो एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ए प्लस बी आपके पास पैरेललोग्राम का एक डायगोनल हो, ए माइनस बी पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल हो, तो इन दो डायगोनल की जो वेक्टर फॉर्म है इसको भी यूज करते हुए आप पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। वो किसकी इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो आपके पास होगा 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए माइनस बी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो आप ए प्लस बी और ए माइनस बी, अगर आपको ये दो वेक्टर्स पता हो जो कि पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रही हो तो उस केस में फाउंड कर सकते हैं। वो आपके पास होगा 1/2। उसके बाद आपने क्या करना है, जो पहला वेक्टर है ए प्लस बी उसका अवलोकन ने क्या कर देना है, उसका अवलोकन ने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है दूसरे वेक्टर ए माइनस बी के साथ। ए प्लस बी भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और ए माइनस बी भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को फाउंड करके दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है तो आपको यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इसका फिर आप लोगों ने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाउंड कर लेना है, तो आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा जिसके डायगोनल है ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसके बाद एक्सपोजिट प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ ट्राइंगल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर दो वेक्टर्स ए और बी जो है वो किसी ट्राइंगल की साइड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो एक वेक्टर ए है और ये आपके पास जो है वो वेक्टर बी है, दो वेक्टर जो हैं वो किसी ट्राइंगल की साइड को जो है वो उनकी साइड की वेक्टर फॉर्म को जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उस ट्राइंगल का अगर आप लोगों ने एरिया फाइंड करना है तो एरिया किसकी इक्वल होगा, उसके एरिया इक्वल होगा आपके पास ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ठीक है। तो अगर आप पैरेललोग्राम के केस में देखें तो पैरेललोग्राम के केस में क्या था, दो वेक्टर जो हैं अगर पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक वेक्टर आपके पास जो है वेक्टर ए है ये वाला और दूसरा वेक्टर आपके पास जो है ये वेक्टर बी है, तो अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट करें तो आपके पास पैरेललोग्राम का जो एरिया आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने ट्राइंगल के एरिया फाइंड करना है तो ट्राइंगल का आप नोट करेंगे, ट्राइंगल एक्चुअली क्या होती है, पैरेललोग्राम की एरिया का जो हाफ एरिया होता है वो एक्चुअली ट्राइंगल का एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये भी आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है, ये भी आपके पास ट्राइंगल बन रही है। जो नीचे वाली ट्राइंगल है उसकी जो साइड बन रही है उसके साइड आपके पास क्या बन रही है, वो भी आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी ही बन रही हैं। तो अब इस ट्राइंगल का अगर आप लोगों ने एरिया फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी पैरेललोग्राम के एरिया फाइंड करेंगे, वो किसकी इक्वल होगा, ए क्रॉस बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। अगर आप लोगों ने ट्राइंगल के एरिया फाइंड करना है तो उसको क्या करेंगे, जो पैरेललोग्राम का एरिया है उसको हाफ कर देंगे, यानी कि उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसका हाफ मिल जाएगा। मीन्स ये जो ट्राइंगल का एरिया है वो मिल जाएगा जिसके साइड जो है वेक्टर ए और बी है, ठीक है। तो अगर पैरेललोग्राम की साइड जो है दो वेक्टर्स हैं ए और बी, एडजेसेंट साइड दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया जो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। अगर आप लोगों ने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जो कि अगेन ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड को जो है वो वेक्टर रिप्रेजेंट से जो है वो यहाँ पे आप वेक्टर ए और वेक्टर बी से जो है वो डिनोट करेंगे। उस केस में आप क्या करेंगे, जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है जो कि एक्चुअली पूरे के पूरी पैरेललोग्राम का एरिया आ रहा है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो ट्राइंगल बन जाएगी या पैरेललोग्राम का जो हाफ एरिया है वो मिल जाएगा। एक्चुअली क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया होगा उस ट्राइंगल का जिसकी एडजेसेंट साइड क्या होंगी, वेक्टर्स ए एंड वेक्टर्स बी। उसके अलावा मजीद कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है।